गाइस पेपर 2 का एक काफी अच्छा आर्टिकल है जिसमें काफी कुछ चीजें हम लोग को सीखने को मिलेंगी। तो बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो पुडुचेरी की हैं, इन्होंने डिमांड करी है स्टेटहुड की। मतलब कि ये चाह रही हैं पुडुचेरी को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। यूनियन टेरिटरी है गाइस पुडुचेरी, इसको राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसी डिमांड जो है वो की जा रही है। स्टेटहुड की डिमांड जो है वो काफी समय से चल रही है, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि पुडुचेरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि पुडुचेरी के पास, क्योंकि यूटी है तो उसके पास पावर नहीं है कि इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने की, खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट करने की। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो खुद से, उनके पास इतनी शक्ति नहीं कि खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट कर पाए, राइट। जिससे कि जॉब्स वगैरह, वो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो खत्म कर सके पुडुचेरी यूटी से। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि उसको, उनको स्टेटहुड की डिमांड जो है वो दी जाए, जिससे कि कंप्लीटली वो रूल जो है वो कर सके इस टेरिटरी पर, इस क्षेत्र पे, राइट, पुडुचेरी के। तो यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज समझते हैं। यूनियन टेरिटरी तो क्यों कहा जाता है, मतलब कि स्टेट क्यों नहीं कहा जाता एक टेरिटरी को, क्यों यूनियन टेरिटरी घोषित की जाती है? तो गाइस देखो, टेरिटरीज जो होती है ना, वो या तो बहुत छोटी होती हैं, यानी कि वो जो क्षेत्र जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वो उसे एक आप स्टेट का दर्जा जो है वो नहीं दे सकते, राइट। या तो वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है इकोनॉमिक सेंस में या कल्चर सेंस में, यानी कि आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या ज्योग्राफिकली की भी अगर हम बात करें, भौगोलिक की भी बात करें, कि वो इतना अलग होता है कि वो किसी और दूसरी स्टेट के साथ जो है वो आसपास की स्टेट के साथ मर्ज नहीं हो सकता। तो वो अलग सलग है, राइट। और या तो वो फाइनेंशियली काफी ज्यादा वीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, या फिर पॉलिटिकली अनस्टेबल है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है। तो ऐसे एरिया को, ऐसी टेरिटरी को फिर यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है। आप तो सिंपल सी लाइन ये याद रखो, एक ऐसा एरिया जो कि इतना बड़ा नहीं होता है कि उसको एक स्टेट घोषित किया जा सके, और थोड़ा सा अलग होता है कल्चरली, इकोनॉमिकली थोड़ा अलग होता है, कि जिसके कारण दूसरी स्टेट्स में वो वर्ज नहीं हो पाता। तो ऐसी टेरिटरी को हम लोग यूनियन टेरिटरी जो है वो कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कहते हैं, राइट। और इसी रीजन के कारण जो है ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर सरवाइव नहीं कर सकता, और इसीलिए इसको एडमिनिस्टर जो किया जाता है, इसका शासन जो होता है, या वो किसके द्वारा जो है वो किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये खुद से जो है वो एडमिनिस्टर अपने आप को जो है वो नहीं कर पाती है, असक्षम होते हैं। और यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर किसके द्वारा एग्जैक्टली किया जाता है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और संघ शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिन्हें ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और आपको बता दें, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली एक्सेप्शन है, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, यहां पर एक निर्वाचित विधायिका हमें देखने को मिलती है, और सरकार हम लोग को देखने को मिलती है। और इनको जो स्टेटस मिला है वो पार्शियल स्टेटहुड का स्टेटस जो है वो मिला है, आंशिक राज्य की स्थिति इनको जो है वो दी गई है, राइट। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये 3 टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर इनकी खुद की इलेक्टेड गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलती है। और राइट प्रेजेंट इंडिया के अंदर टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो टोटल 8 है। पहली दिल्ली, दूसरी अंडमान एंड निकोबार, तीसरी चंडीगढ़, चौथी दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, पांचवी जम्मू एंड कश्मीर, छठी लद्दाख, सातवीं लक्षद्वीप और आठवीं पुडुचेरी। तो ऐसे करके 8 यूनियन टेरिटरी हमारे पास हमें देखने को मिलती है आज की डेट में। थोड़ा सा आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाता हूं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, आप सभी लोग जानते हैं, 1949 में। और उस समय हमारे फेडरल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, जो कि 4 भागों में डिवाइडेड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में वो टेरिटरीज इंक्लूडेड थी जो कि फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, यानी कि मतलब ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर प्रांत जो हम लोग को देखने को मिलते थे, प्रोविंस जो हम लोग को देखने को मिलती थी, वो थी जिनको हेड किया जाता था गवर्नर के द्वारा, और उसमें एक लेजिस्लेचर हम लोग को देखने को मिलता था, एक विधायिका उसके अंदर हम लोग को देखने को मिलती थी, राइट। तो ऐसी जो टेरिटरीज थी वो पार्ट ए के अंदर शामिल कर दी गई। फिर पार्ट बी की बात करें तो प्रिंसली स्टेट की अगर हम लोग बात करें,
राइट। रियासतें की बात करें हम लोग, राइट, पूर्ववर्ती रियासतें, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करती थी, राइट, इन्हें गवर्न किया जाता था किनके द्वारा? राज प्रमुख के द्वारा। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर पार्ट सी के अंदर अगर हम बात करें तो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस हुआ करती थी और कुछ प्रिंसली स्टेट्स इसके अंदर शामिल थे जिन्हें चीफ कमिश्नर जो होते थे वो गवर्न करते थे। और पार्ट डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की टेरिटरी थी जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गवर्न करते थे और इन्हें अपॉइंट किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आप इसके बारे में जानते हैं, जिसके तहत पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स को जो है वो मर्ज कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, एक सिंगल कैटेगरी में उनको रख दिया गया यूनियन टेरिटरी की। और कंसेप्ट जो था यूनियन टेरिटरी का वो ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। तो याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कब ऐड किया? 1956 में, कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, राइट। और फॉर्मर पार्ट सी और पार्ट डी वाली जो स्टेट्स है उनको मर्ज जब किया गया था, यानी कि इस कैटेगरी को जब मर्ज किया गया, इस टेरिटरी को मर्ज किया गया और उसे यूनियन टेरिटरी में जो है वो घोषित किया गया कि जिनको एडमिनिस्टर चीफ कमिश्नर करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान एंड निकोबार को जो एडमिनिस्टर करती थी, तो उनको जो है वो शामिल करके यूनियन टेरिटरी में जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब डिमांड क्या होती है गाइस किसी भी पर्टिकुलर एक टेरिटरी की एज अ स्टेटहुड के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए? तो इनिशियल डिमांड जो थी प्राइमरी बेसिस पर वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल रीजंस हुआ करते थे, भाषाई और सांस्कृतिक कारण जो है वो देश में नए राज्यों के निर्माण का प्राथमिक आधार था, प्राइमरी बेसिस था, राइट। नई स्टेट्स को क्रिएट करने का वो कल्चरल रीजन और लिंग्विस्टिक रीजन था। बाकी दूसरे फैक्टर्स भी थे जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो दूसरी चीज, लोकल रिसोर्सेज का कंपटीशन, स्थानीय संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, मतलब कि कुछ कुछ टेरिटरी ऐसी हैं कि जहां पर रिसोर्सेज जो है वो पर्याप्त नहीं है, राइट, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज वगैरह अपनी सेटअप कर सके, सर्वाइव कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, राइट। फिर कई केसेस में गवर्नमेंट नेग्लिजेंस हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्रों के प्रति सरकार की लापरवाही थी, राइट। सरकार वहां पर रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से ना इंप्लीमेंट कर रही, ना डेवलपमेंट का काम कर रही, राइट। फिर कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलता था कि रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से एलोकेशन नहीं होता था, संसाधनों का अनुचित आवंटन जो है वो नहीं होता था, तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलते थे। फिर कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज, यानी कि संस्कृत, भाषा और धर्म आदि में अंतर किसी एरिया पे, यानी कि कोई स्टेट है वहां पर एक ही भाषा के लोग हम लोग को ज्यादा देखने को मिल रहे, तो उनको उस एरिया को जो है वो एक पर्टिकुलर सेपरेट स्टेट में घोषित करो, तो ये वाली चीज। फिर इकोनॉमी फेलियर टू क्रिएट इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में अर्थव्यवस्था की विफलता। कई केस में रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर जो है वो स्टेट को स्टैब्लिश किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। फिर पॉपुलर मोबिलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन। लोकप्रिय लामबंदी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया भी इसका एक कारण है। कई बार पॉलिटिकल हम लोग को प्रोसेस ऐसी देखने को मिलती है, आप कह सकते हैं पॉलिटिकल एजेंडा हम लोग को देखने को मिल सकता है स्टेट को क्रिएट करने के लिए। फिर सन्स ऑफ द सॉइल सेंटीमेंट, मिट्टी के पुत्र जैसी भावनाएं, यानी कि जैसे कि हम लोग बोडोलैंड देखने को मिलता है, राइट, बोडोलैंड है, राइट, तिपरा लैंड है, तो ये क्या करते हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि ये टेरिटरी जो है वो इनकी सेपरेट टेरिटरी इनको घोषित की जाए, राइट। कई बोलते हैं कि हमें सेपरेट स्टेट जो है वो घोषित कर दो, राइट, कुछ कुछ कम्युनिटी, क्योंकि उनका उस जमीन से जो है वो प्यार रहता है, उस मिट्टी से जो है वो प्यार रहता है कि हम यहीं पर रहेंगे, इस टाइप से, राइट। बट कुछ कुछ इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं नई स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए सबसे बड़ा इशू तो यही है, अगर आप एक नई स्टेट को जो है वो क्रिएट कर देंगे तो वहां पर जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे माइनॉरिटी में, और अगर एक नई स्टेट जब क्रिएट होगी तब काफी सारे लोग जो है वो उस स्टेट में जो है वो चले जाएंगे, शिफ्ट जो है वो हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज जो अभी तक मेजोरिटी में रह रहे थे वो माइनॉरिटी में जो है वो आ जाए, और फिर वहां पर मेजोरिटी जो है वो चाहे वो कम्युनिटी हो, कास्ट हो, ट्राइब हो, वो डोमिनेट करेगी उस क्षेत्र में। फिर इंट्रा रीजनल राइवलरीज भी होना शुरू हो जाएगी स्टेट्स के बीच में या रीजन के बीच में, आपस में लड़ाई झगड़े दंगे स्टेट्स के बीच में, यानी कि एक सेपरेशन की भावना जो है वो डेवलप होगी कि हम इस स्टेट के, जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है, नॉर्थ और साउथ इंडियंस की मैं अगर बात करूं स्पेशली, तो इनके बीच में हमेशा देखने को मिलता है, राइट, कि साउथ इंडियन वाले बोलते हैं कि अरे यार तुम लोग रोटी खाते रहते हो, इडली सांभर नहीं खाते, अब उनको चाहिए इडली सांभर, उनके पास रोटी मिलती नहीं है। तो ये बड़े कई बार फूड कल्चर को लेकर विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े, अरे ट्रेनों में लड़ाई झगड़े झगड़े तक होते हुए मैंने पर्सनली जो है वो देखे, छोटी छोटी सी बातों पर, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन के ऊपर बहसबाजी, गाली गलौज, राइट। फिर
नई स्टेट के क्रिएशन के कारण हम लोग को कई बार ये भी देखने को मिलता है कि नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होती है, जैसे कि छोटा सा ग्रुप जो होता है लेजिस्लेचर का। अब अगर आप एक स्टेट को घोषित कर दोगे, स्टेट को क्रिएट कर दोगे, राइट, एक बड़ी टेरिटरी थी, तो क्या हो रहा था कि लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो मेजर लेवल पर, मास लेवल पर हो रहा था। अब छोटी टेरिटरी आप क्रिएट करोगे तो हो सकता है कि ग्रुप ऑफ छोटे थोड़े से ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो सरकार को बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंसी जिनकी होगी उनकी जो है वो चलेगी, मेजोरिटी की चलेगी। तो ये एक इशू है। फिर इसके अलावा पैसा बहुत जो है वो खर्च होता है, राइट। अगर आप नई कैपिटल बिल्डअप करोगे, राइट, तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आपका खर्च होगा। लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को मेंटेन करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च होगा। और छोटी स्टेट्स को क्रिएट करने में हमें देखने को मिलता है कि मात्र सिर्फ पावर का ट्रांसफर होता है ओल्ड स्टेट से नई स्टेट के ऊपर, बाकी सब पूरी चीजें सेम रहती है, बस पावर का जो है वो ट्रांसफर होता है। बट बड़ी स्टेट अगर चेंज होती है तो बहुत पैसे जो है वो उसमें खर्चे जाते हैं। और फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है यूनियन गवर्नमेंट को कि यूनियन गवर्नमेंट नई स्टेट्स क्रिएट कर सकती है, एग्जिस्टिंग स्टेट से निकालकर, हटाकर, या एक स्टेट को दूसरी स्टेट में मर्ज कर सकती है। और इस प्रोसेस को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है वो कहा जाता है, राज्य का पुनर्गठन जो है वो कहा जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कानून के तहत, राइट, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को यूनियन में यानी कि इंडिया के अंदर शामिल कर सकती है या एस्टैब्लिश कर सकती है एक नई स्टेट, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बेस्ड। फिर आर्टिकल 3 की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टेट बना सकती है, स्टेट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ा और घटा सकती है, ऑल्टर कर सकती है स्टेट की बाउंड्री को, इवन स्टेट के नाम को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट। जैसे कि हमने आर्टिकल 2 के बारे में बात करी, आर्टिकल 3 के बारे में बात करी, स्टेट को घटाने और बढ़ाने की पावर किसके पास होती है, स्टेट को क्रिएट करने की पावर किसके पास होती है, राइट। और जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, तो उस समय क्या स्ट्रक्चर था टेरिटरीज का, तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, तो उसमें किस चीज को मर्ज किया, पार्ट सी और डी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी चीज फैक्चुअल भी ध्यान में रखिए, राइट। बाकी हम पुडुचेरी के बारे में अगर बात करें तो पुडुचेरी सिटी, राइट, ये कैपिटल हम लोग को पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की देखने को मिलती है जो साउथ ईस्टर्न इंडिया के अंदर है। और 4 फॉर्मर कॉलोनीज थी फ्रेंच की, उसको हटाकर पुडुचेरी को जो है वो बनाया गया था। और पौंडीचेरी, जिसको आज की डेट में हम लोग पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, और कराईकाल, और साथ ही साथ यनम वाला एक एरिया है और माही वाला एक एरिया है। गाइज एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको बताता हूँ, जनरली लोग पुडुचेरी के बारे में जब भी पूछते तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि हमारी कंट्री का जो वो ईस्ट वाला कोस्ट है, राइट, ईस्टर्न साइड वाला जो कोस्ट, साउथ ईस्टर्न साइड वाला जो कोस्ट है, उसको ये बोलते हैं कि ये पुडुचेरी का एरिया। बट एक्जैक्टली ऐसा नहीं है, पता है। वेस्ट वाले पार्ट में भी, यानी कि अगर आप ध्यान से जो है वो कवर करेंगे, यानी कि जो वेस्टर्न मालाबार कोस्ट वाला जो एरिया हम लोग को माही वाला देखने को मिलता है, राइट, जो केरला से सराउंडेड है, केरला स्टेट से सराउंडेड है, तो वहां पर भी पुडुचेरी का एरिया है। तो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो सिर्फ एक ही जगह पर सीमित नहीं है। जनरली हम देखते हैं ना कि स्टेट जो है, यानी कि एक टेरिटरी, एक लोकेशन एक ही जगह पर है, बट ऐसा नहीं है। पुडुचेरी के मामले में लोकेशन अलग अलग है। तो आप गौर से मैप को जो है वो देखेंगे तो आपको इस चीज के बारे में जो है वो समझ में आएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है पुडुचेरी से रिलेटेड। और 1674 में फ्रेंच ट्रेड सेंटर के तौर पर पुडुचेरी ओरिजिनेट हुई थी। वहां पर लोकल रूलर थे, एक लोकल शासक थे, जिससे फ्रेंच ने खरीदी थी इस टेरिटरी को और इस पे अपना कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर लिया था। एक बड़ा ट्रेड सेंटर फ्रेंच ने जो है वो अपना स्टैब्लिश किया था। और कॉलोनी जो थी पुडुचेरी की, वहां पर हमें देखने को मिलता था फ्रेंच और डच के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी लेट 17वीं सेंचुरी में, और कई बार ब्रिटिश ट्रूप्स ने भी इस क्षेत्र को जो है वो अपने कंट्रोल में लिया। बट ये हमेशा फ्रेंच की कॉलोनी ही रही। और इंडिया के पास इसकी पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई 1962 में। तो 1962 में फ्रेंच ने जो है वो इंडिया को पुडुचेरी जो है वो सौंप दी थी। और आपको बता दें गाइस कि अगर मतलब कभी भी अगर स्टेट को, अगर आप जैसे अगर मेंस का आंसर लिख रहे हैं, एंड में जब आंसर को जब कंक्लूड करेंगे, तो आपको ये चीज मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि राजनीतिक विचारों की बजाय, यानी कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बजाय, ध्यान में किस चीज को रखना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल वायबिलिटी को, राइट। सामाजिक और आर्थिक, ये दो मेन पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखते हुए जो है वो एक स्टेट जो है वो स्टैब्लिश करनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सामाजिक और आर्थिक चीजों के आधार पर, सोशियो इकोनॉमिक चीजों के आधार पर ही डेवलपमेंट बेस्ड होता है किसी भी एरिया का। अगर वो डिस्टर्ब है तो वहां पर डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगा। तो इसी आधार पर जो है वो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंड इट इज बेटर टू अलाउ डेमोक्रेटिक कंसर्न। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकतांत्रिक चिंताएं जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नेंस यानी कि विकास, विकेंद्रीकरण और शासन, और रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, डायलेक्ट की बजाय, मतलब धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय फोकस करना चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, राइट। और फिर इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याएं, जैसे सत्ता का संकेंद्रीकरण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, भ्रष्टाचार, प्रशासन अक्षमता मतलब कि करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, तो इन सब चीजों को एड्रेस करते हुए जो है वो स्टेटहुड का या यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट करने का या किसी टेरिटरी को अलग करने के ऊपर जब विचार किया जाता है, तब ये सब मुद्दों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी मुद्दे हैं, राइट। और दूसरी चीज जैसे कि पॉलिटिकल इश्यूज तो एक अलग चीज है, बट मेन फोकस होना चाहिए उस टेरिटरी का डेवलपमेंट, वहां पर रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट, राइट। इस चीज को ध्यान में रखते हुए किसी एरिया को या तो सेपरेट करना चाहिए या किसी दूसरी टेरिटरी में उसको मर्ज करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको बेसिक सा जनरल सा आइडिया होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा।